सर्विसेज जो है लिनक्स की दिखाने लगा हूँ, सॉरी विंडो के अंदर सर्विसेज दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो सर्विसेज टाइप करें, तो जैसे आप सर्विसेज टाइप करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन डिस्प्ले होगी। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सर्विसेज के लिए आपके पास एक विंडो अपीयर होगी। ये होती क्या है सर्विसेज, हम इसको अभी देखते हैं। ये सारी विंडोज की सर्विसेज हैं। बेसिकली ये बैकग्राउंड जो है आप कह लें प्रोसेस है, प्रोसेस। और प्रोसेस क्या होते हैं ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस क्या होते हैं। दो तरह के होते हैं, फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोसेस। नॉर्मली ये जो होते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं और ये कोई खास फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये आपके ना बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। ये मेरे पास जो सिस्टम है इसमें कि विंडोज में सर्विसेज जो है चल रही हैं। अब इसमें ये सर्विस का नाम है पहला कॉलम, दूसरा उसकी डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है, किस मकसद के लिए यूज हो रहा है। ये स्टेटस का कॉलम है जिसमें रनिंग होगी, डिसेबल होगा, स्टार्ट होगा, तो वो आप इसको देख सकते हैं। आगे स्टार्टअप टाइप मैनुअल है और फिर लोकल सिस्टम है, सर्विसेज हैं या लोकल सिस्टम है। ये आपके पास लिस्ट है एक लंबी चौड़ी जो सर्विसेज हैं। और ये सर्विसेज किस लिए यूज होती हैं ये तो अभी हम देखते हैं। आप अगर किसी सर्विसेज पर्टिकुलर सर्विसेज को चलाना हो या स्टॉप करना हो तो वो आप यहां से कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे ये अब स्टेटस है, यहाँ पे ये सर्विस वेंडर मैनेजमेंट सर्विसेज है और ये अब इसका स्टेटस कुछ भी नहीं दिखा रहा। डबल क्लिक करेंगे ना इस पे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये यहाँ पे ऑप्शन है डिसेबल की कि ये चले ना। मैनुअल का मतलब मैनुअली अगर यूजर स्टार्ट करना चाहिए, ये मैनुअल की ऑप्शन है। मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है कि ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, रन होना शुरू हो जाएगी। और आप ऑटोमेटिक अगर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जब भी विंडो स्टार्ट होगी तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी, आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट लाइक मैनुअल है और आप स्टार्ट पे क्लिक कर दें तो ये सर्विस जो है अब स्टार्ट होना शुरू हो गई है। और ये देखें यहाँ पे रनिंग का स्टेटस भी जो है वो डिस्प्ले हो गया। इट्स मीन कि ये सर्विस अब रन कर रही है विंडो एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये बेसिकली सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज जो है बेसिकली इज ए एसेंशियल प्रोसेस है जो कि रन करते हैं बैकग्राउंड में और आपको एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास लिनक्स के अंदर जो है सर्विसेज, वो एक सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज है। SSHD सर्विस की एक एग्जांपल लेते हैं जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस है और जो आपको प्रोवाइड करता है सिक्योर शेल एक्सेस टू द सिस्टम। सिक्योर शेल जो है वो हम देख चुके हैं कि वो क्या होता है, जिसमें इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डाटा जो है वो क्लाइंट से सर्वर को जो है वो जाता है। तो ये हमारे पास जो है विंडो के अंदर थी। इसी विंडो के अंदर आप ये तो आपके पास सर्विसेज का ऑप्शन था जिसमें आपने सर्विसेज की एग्जी फाइल चलाई और उसके मेन्यू आपके सामने डिस्प्ले हो गया और उसको आप यूज कर रहे हैं। इसी तरह आप इसको मैनुअली भी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी यहाँ पे चला सकते हैं। मुख्तलिफ कमांड्स हैं जो कि हमने वहां पे भी देखना है। नेट स्टार्ट आप ऑप्शन और आगे आप जो है उसका सर्विस का नाम लिख के स्टार्ट कर सकते हैं या आप स्टॉप कर सकते हैं। तो जैसे हमने वहां पे विंडो एनवायरनमेंट में, ग्राफिकल एनवायरनमेंट में स्टार्ट की थी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई, तो यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं बेसिकली। तो हमारे पास जो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमारे पास सर्विसेज हैं जो कि हमने पढ़नी है और सर्विसेज जो है बेसिकली हमने लिनक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। तो सर्विसेज की डेफिनेशन, लोकल सर्विसेज, सर्विस इज एन एप्लीकेशन जैसे कि दूसरी एप्लीकेशन होती हैं, अभी बताया आपको। डिफरेंस क्या है सर्विसेज के अंदर और प्रोग्राम के अंदर, बेसिकली वो बैकग्राउंड में चलता है और इनका कोई इंटरफेस यूजर के पास नहीं होता, बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। डू नाउ वैसे एप्लीकेशन का इंटरफेस होता है, आप उसको रन कर सकते हो, चला सकते हो। तो इसका डू नॉट हैव यूजर इंटरफेस, यू कैन क्लिक और टैप ऑन। आप इसको दूसरी सर्विसेज की तरह या एप्लीकेशंस की तरह इनको रन नहीं कर सकते, ये बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। और ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को, दे आर इंटेंड टू प्रोवाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर सच एज ए वेब सर्विंग, इवेंट लॉगिंग, फाइल सर्विंग, प्रिंटिंग और एरर रिपोर्टिंग। ये ऐसे टास्क हैं जो कि बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं और अक्सर आप लोग देखते हैं ये
जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उनके बैकग्राउंड में ये मुख्तलिफ इवेंट्स जो है वो परफॉर्म हो रहे होंगे। तो सेम ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर्स हैं जो कि मुख्तलिफ इवेंट्स जो है बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, और वो किस वजह से चल रहे होते हैं, ड्यू टू ये सर्विसेज होती हैं बेसिकली बैकग्राउंड में जो चल रही होती हैं। लिनक्स जो है वो एक एप्लीकेशन और सेट ऑफ एप्लीकेशन जो उसकी बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, वेटिंग टू बी यूज और कैरिंग आउट एसेंशियल टास्क। जैसे कि अभी विंडो में मैंने आपको दिखाया कि वो बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहे थे, यूजर के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं होता, बट वो स्टिल बिहाइंड द सीन जो है वो रनिंग कर रहे होते हैं, अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह लिनक्स के अंदर भी बहुत से एप्लीकेशन या सर्विसेज होती हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, यूजर के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होता, बट वो बैकग्राउंड में अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। अगर वो ना हो तो वो टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर परफॉर्म ना हो। तो आप जो है सर्विसेज जो हैं, जैसे कि अभी विंडो के अंदर मैंने आपको दिखाया कि आप उसको स्टार्ट स्टॉप और कॉन्फ़िगरेशन उसकी कर सकते हैं सर्विसेज की। इसी तरह आप लिनक्स के अंदर भी जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सर्विसेज को, जो स्टार्ट होती हैं बूट टाइम के ऊपर। बूट टाइम के ऊपर यानी कि जब कंप्यूटर चलता है तो जो सी सर्विसेज आपको अवेलेबल होती हैं वो हम कहते हैं ये बूट टाइम पे अवेलेबल हैं। कुछ आप उसको मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में कॉन्फ़िगर करके उसको रन कर सकते हैं। तो लिनक्स के अंदर ऑपरेट जो है सर्विसेज को हैंडल करने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए आपके पास जो है जो यूटिलिटीज अवेलेबल है, यानी कि जिस तरह की अभी मैंने एक यूटिलिटी विंडो की दिखाई थी ना, जिसके अंदर विंडो है, विंडो के अंदर आप एक और तरीके से भी जो है वो सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। आप आल कंट्रोल डेल प्रेस करें, टास्क मैनेजर में जाएं और वहां पे सर्विसेज का टैब नजर आएगा। तो सर्विसेज के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे भी सर्विसेज नजर आएंगी। तो वो यूटिलिटी भी आप यूज कर सकते हैं, टास्क मैनेजर वाली। कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको सर्विसेज की विंडो भी दिखाई है, वहां से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह लिनक्स के अंदर भी आपके पास सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन का एक ग्राफिकल एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप कर सकते हैं। नेटसेस भी ये टेक्स्ट इंटरफेस है, इसके जरिए भी आप कर सकते हैं। और चेक कॉन्फ़िगर कमांड लाइन है, इसके जरिए भी आप सर्विसेज जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। किसके अंदर? लिनक्स के अंदर। तो ये तीन यूटिलिटीज हैं, तीन यूटिलिटीज का है। तो बेसिकली आपने ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो अगर आपकी रिकमेंड हो तो IRP बैलेंस सर्विसेज अगर एनेबल होगी और ये सर्विसेज इंस्टॉल होगी और कॉन्फ़िगर होगी आपकी रेड हैट इन लिनक्स 6 के अंदर, तो आपका जो है ऑप्टिमल पावर आर्किटेक्चर जो है वो इंश्योर होगा। और अगर आप उस स्टेटस को चेक करना चाहते हैं, ये एक एग्जांपल अभी हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो सर्विस IR बैलेंस स्टेटस आप एग्जीक्यूट करें तो वो आपको बताएगा, उसका PID भी बता देगा और रनिंग स्टेज भी बताएगा कि ये जो है सर्विसेज रन हो रही है या नहीं हो रही। अभी आगे मजीद हम एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमने जो है मजीद एग्जांपल्स को अगर देखें तो उसमें कमांड्स भी हैं और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है। सबसे पहले जो है सर्विस कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी, जो अभी तीन यूटिलिटीज की बात है, इसमें सबसे पहले सर्विस कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी है। ये ग्राफिकल एप्लीकेशन है और ये रेड हैट लिनक्स के अंदर आपके पास अवेलेबल है, जो कि सर्विसेज आप देख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। रन लेवल, ये रन लेवल क्या होता है? ये रन लेवल की न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। इसको भी हम एक हमारा टॉपिक है बूटिंग का, उसके अंदर हम देखेंगे कि लिनक्स के अंदर बूट जो है वो किस तरह करता है सिस्टम। तो रन लेवल जो है वो बेसिकली एक मोड है, वे है। रन लेवल इज वन ऑफ द मोड दैट यूनिक्स और लिनक्स बेस्ड डेडिकेटेड सर्वर्स के ऊपर अवेलेबल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जब रन होता है, हर रन के साथ एक सर्टेन नंबर एसोसिएट होता है जो नॉर्मली 0 से लेकर 6 तक होता है। और ये नंबर जो है वो बता रहा होता है कि कौन सी सर्विसेज, नंबर ऑफ सर्विसेज स्टॉप एंड स्टार्ट गिविंग द यूजर कंट्रोल। यानी कि ये हम देखेंगे कि रन लेवल सर्विसेज कौन सी होती हैं। इसको फिलहाल इतना ही करेंगे, ये नंबर एसोसिएट होता है जो कि बता रहा होता है। उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टार्ट है, स्टॉप है और रीस्टार्ट है, और उसमें मेन्यूज आपके पास अवेलेबल हैं। ये जो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह भी मैंने विंडो में दिखाई है आपको, तो आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सर्विसेज जो है उसमें जाके ही कर सकते हैं, या आप ये कमांड टाइप कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, सिस्टम डैश कॉन्फ़िगर डॉट सर्विसेज शेल कमांड पे, जिस तरह कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में यूज करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे
और अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने एक ग्राफिकल विंडो सामने आएगी। वो ग्राफिकल विंडो अभी हम देखते हैं। अगर ये पैकेज, अच्छा ये पैकेज का वर्ड यूज हो रहा है। ये पैकेज जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर के लिए यूज हो रहा है। एक पैकेज में क्या क्या चीजें होती हैं, ये पैकेज किस तरह इंस्टॉल होता है, सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल होते हैं, ये तो हम अभी हमारे पास एक इसके अंदर लिनक्स के अंदर टॉपिक है मैनेजिंग द पैकेज और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो वो हम उसमें देखेंगे कि ये पैकेज क्या होता है बेसिकली। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि कोई सॉफ्टवेयर जो आप विंडो में इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे सिंपल, जैसे वीसी प्लेयर आपने इंस्टॉल किया, मीडिया प्लेयर इंस्टॉल किया, वर्ड एक्सेल या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे लिनक्स के अंदर भी आप उसको पैकेज कहते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आपके पास ये भी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही है या यूटिलिटी है जो सिस्टम कॉन्फ़िग सर्विस के नाम से है, अगर ये इंस्टॉल ना हो और अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप आरपीएम की कमांड यूज कर सकते हैं। ये आरपीएम की कमांड या यम की कमांड होती है, ये हम दोनों कमांड्स देखेंगे डिटेल में, और आप उस सर्विसेज को जो है वेरीफाई कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है। अच्छा, जब आप अगर इंस्टॉल कर लेते हैं आप उसके जरिए भी कर सकते हैं। ये यम, ये देखिए जी, यम जो है वो पीछे वाली कमांड थी, उसमें आप वेरीफाई करेंगे आरपीएम कमांड के जरिए कि आपके सिस्टम में मौजूद है या नहीं। ये कमांड बेसिकली वेरीफाई करेगी कि आपकी सिस्टम के अंदर ये यूटिलिटी अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप यम के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। यम कमांड किस लिए यूज होती है ये हम देखेंगे, और ये यम जो है किस चीज का एब्रीविएशन है ये भी हम देखेंगे। बेसिकली ये सर्विस जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके सामने इस तरह ग्राफिकल इन्वायरमेंट जो है वो सामने डिस्प्ले होगा, और इसमें वही उसी तरह विंडो की सर्विसेज जिस तरह नजर आ रही थी यहाँ पे भी आपको सर्विसेज नजर आ रही हैं। ये जो सर्विसेज के आगे आइकॉन्स आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट, इनका पर्पस है, इनका मकसद है। जैसे कि ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सर्विस अनएबल है, और आपके सामने ये जो आइकॉन नजर आ रहा है इट्स मीन के ये सर्विस चल भी रही है, अनएबल भी है, मौजूद भी है और रन भी है। तो ये इसका एक स्टेटस है। बाकी हम देखते हैं तो यूटिलिटी, ये तमाम सर्विसेज जो हैं आपके पास ईटीसी का फोल्डर है, ईटीसी के अंदर rcd.d का फोल्डर है, और उसके अंदर init.d का फोल्डर या डायरेक्टरी मौजूद है, जहां पे यह तमाम की तमाम सर्विसेज जो है वो मौजूद है। और इसी तरह ही ये एक सर्विस का नाम है, ये एक्सटेंडेड इंटरनेट सर्विसेज है। ये क्या होती हैं इसको भी हम आगे देखते हैं। तो बेसिकली ये जो है आपके पास ग्राफिकल इन्वायरमेंट है, और ये ग्राफिकल इन्वायरमेंट सर्विस कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी को यूज करते हुए आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। इसके थ्रू आप सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं लिनक्स के अंदर। तो बेसिकली ये आपके पास एक कमांड है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास ये इनिट डेमन और जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन बाद में फिर आगे देखते हैं। ये बेसिकली इंटरनेट डेमन जो था ये पहले यूज होता था, और ये बेसिकली आपके पास डेमन्स क्या होता है, बेसिकली डेमन्स जो वर्ड यूज हो रहे हैं या सर्विसेज आप कहते हैं, डेमन्स बेसिकली ये प्रोग्राम ही होते हैं दैट रन कंटिन्यूसली, जो रन हो रहे होते हैं, और एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ हैंडलिंग, जो कि मौजूद होते हैं किसी पर्पस के लिए, जो कि हैंडल करते हैं पेरियोडिकली सर्विसेज, जो कि रिक्वेस्ट होती हैं सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को, और वो उसको रिसीव करता है। डेमन प्रोग्राम उसको रिसीव करने के बाद, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद वो फॉरवर्ड करता है दूसरे प्रोग्रामों को, उसके अप्रोप्रिएट प्रोग्राम को, जो रिक्वेस्ट आई है कि किस प्रोग्राम को ये फॉरवर्ड करना है। तो डेमन्स बेसिकली ये काम परफॉर्म करते हैं कि वो रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं, कंप्यूटर को जो रिसीव हुई है, और उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं आगे दूसरे प्रोग्राम्स को। तो बेसिकली ये डेमन्स की आप कह लें कि डेफिनेशन हो सकती है कि डेमन इस तरह होता है। अब आज लेटेस्ट जो है लिनक्स के अंदर ये आपके पास ये वाला डेमन्स अवेलेबल है, एक्सटेंडेड इंटरनेट सर्विसेज जो है आपके पास ये अवेलेबल है डेमन्स, जो कि अब लेटेस्ट यूज हो रहा है, उससे प्रीवियस ये था। और दोनों का लेकिन काम ये है, लेकिन एक्सटेंडेड जो है उसके अंदर वो आपके पास RSH, FTP, टेलनेट और पॉप, ये जो सर्विसेज हैं इनको भी वो बेसिकली एक्सटेंडेड इंटरनेट जो है वो उनके अंदर इंक्लूडेड है, उनको शामिल करता है। तो बेसिकली ये एक सर्विस का नाम है एक्सटेंडेड इंटरनेट सर्विसेज डेमन्स, और ये प्रीवियस था इंटरनेट सर्विसेज डेमन्स, जो कि रिप्लेस किया गया। तो ये एक सर्विस है बेसिकली। तो आपने जो अभी आइकॉन्स देख रहे थे, जो हमने यूटिलिटी, ग्राफिकल यूटिलिटी के अंदर देखा था, उसमें आपके सामने ये जो सिंबल्स नजर आ रहे हैं,
ये सिंबल्स का पर्पस था, जैसे मैंने बताया, ये आपके पास जो सर्कल है ये इंडिकेट कर रहा है कि सर्विस अनेबल है। ये सर्कल जो है कलर, ये आपको सर्विस डिसेबल का इंडिकेट कर रहा है। ये आइकॉन ये इंडिकेट कर रहा है सर्विस इज एनेबल फॉर सिलेक्टेड रन लेवल। रन लेवल मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको मजीद डिटेल में देखेंगे कि ये किस मकसद के लिए यूज होता है। सर्विस अनेबल है और कौन सा रन आप रन लेवल जो है वो सिलेक्ट करते हैं फॉर स्पेसिफिक रन लेवल, 2 3 4 जो भी रन लेवल है उसके लिए। और सर्विस इज रनिंग, ये आइकॉन ये बता रहा है कि सर्विस चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। ये आपके पास जो आइकॉन नजर आ रहा है ये इसका मतलब है कि सर्विस स्टॉप है। अभी मैंने आपको एक विंडो के अंदर सर्विसेज स्टार्ट करके और स्टॉप करके दिखाई थी। इसी तरह यहाँ पे अगर ये इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि सर्विस के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला आया हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है। और ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि स्टेटस ऑफ सर्विस इज अननोन, सर्विस का स्टेटस जो है वो अननोन है, यानी कि कोई पता नहीं किस रिसोर्स से जो है वो आपने इसको इंस्टॉल किया है या उसको किया है, तो स्टेटस उसका कंफर्म नहीं है बेसिकली सर्विसेज का। ये मुख्तलिफ आइकॉन यूज होते हैं जो कि इन आइकॉन्स की शेप देख के आपको पता लगेगा सर्विस चल रही है या नहीं चल रही है। अच्छा, आपने किसी भी सर्विसेज को अनेबल और डिसेबल करना है तो आपके पास ये, अभी मैं पीछे स्लाइड में जाता हूं तो इस स्लाइड में आपके पास ये आई वाला आइकॉन जो है ये आपको नजर आ रहा है। इस आइकॉन में वो आप किसी सर्विस को अनेबल करना है तो आप अनेबल पे क्लिक करेंगे, किसी सर्विस को डिसेबल करना है तो आप डिसेबल करेंगे, किसी सर्विस को स्टॉप करना है तो स्टॉप पे क्लिक करेंगे, और किसी सर्विस को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। बेसिकली ये सर्विस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसलिए। और अगर किसी को रीस्टार्ट करना है तो आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो ये आपके पास कस्टमाइज की ऑप्शन है। तो ये मेरे पास जो स्लाइड्स थी अनेबलिंग एंड डिसेबलिंग, ये बेसिकली उन्हीं आइकॉन को एक्सप्लेन कर रही हैं। तो ये आपके पास अनेबल और डिसेबल द सर्विस उस बटन से आप कर सकते हैं। इसी तरह किसी सर्विस को स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है और स्टॉप करना है किसी सर्विसेज को, अभी मैंने वहां पे बटन्स दिखाए आपको, वो सर्विसेज वो आइकॉन्स जो हैं वो यूज होते हैं किसी भी सर्विस को रीस्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। और फिर हमने कस्टमाइज की ऑप्शन देखी थी। रन लेवल के लिए आप डिफाइन करते हैं, रन लेवल का वर्ड बहुत यूज हो रहा है, हम इसको देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना कि रन लेवल किस लिए, बड़ी डिटेल में देखेंगे आगे। तो ये बेसिकली कस्टमाइजेशन के लिए आपके पास वहां पे एक बटन था जो कस्टमाइज कर सकता है। तो ये हमारे पास सर्विसेज थी। बहुत से तरीके हैं, बहुत से टूल हैं जिनके जरिए आप सर्विसेज लिनक्स के अंदर देख सकते हैं सर्विसेज के अंदर। और यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज करता है सर्विसेज सर्विस नेम, वो आपके पास इस फोल्डर के अंदर मौजूद होती हैं। ये फोल्डर का एक नाम है जिसके अंदर ये तमाम की तमाम सर्विसेज का स्टेटस जो है मौजूद हो सकता है। एक यूटिलिटी है जो कि हम यूज करेंगे आगे और उसकी कमांड्स देखेंगे, सिस्टम कंट्रोल स्टेटस, और आगे सर्विस का नाम आप देंगे। इस कमांड की एग्जांपल्स भी देखते हैं और देखते हैं। ये आपको बता देगा, अगर आप इस कमांड को यूज करेंगे तो वो आपको बताएगा आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और कौन कौन सी क्या स्टेटस है। तो ऊपर वाली कमांड जो है वो बेसिकली मेंशन है सर्विस इज रनिंग ऑन सर्वर और नॉट, चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ये सिस्टम स्टेटस सर्विसेज। और सिंपली आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस कमांड को, एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको ये कमांड का लाजमी आइडिया होता है और पता होना चाहिए कि ये कमांड किस लिए यूज होती हैं। ये कुछ हम चेक कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी को अब यूज करेंगे। पीछे हमने जो यूटिलिटी देखी थी उसमें भी हमने सर्विसेज को देखा। ये एक और यूटिलिटी है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया 3 यूटिलिटीज यूज होती हैं सर्विसेज को मैनेज और कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि चेक कॉन्फ़िगर यूटिलिटी किस लिए यूज होती है। इनिट जो है दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस, जब आपका लिनक्स स्टार्ट होती है तो ये पहला प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस यानी कि पेरेंट प्रोसेस होता है, बाद में उसके चाइल्ड ही क्रिएट होते रहते हैं। ये लिनक्स के अंदर पहला प्रोसेस है और इसका डेमन्स जो है प्रोसेस इनिट के नाम से ही है। और ज्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है अंडर वन ऑफ द इनिट सिस्टम, ये सिस्टम्स के अंडर आते हैं। सिस्टम वी जो था ये पुराना था, अब ये खत्म हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। और रिप्लेस किसके साथ हुआ है, इसके साथ, सिस्टम डी के साथ, सिस्टम डेमन्स के साथ। इस न्यू इनिट सिस्टम, ये नाम है बेसिकली प्रोसेस का, जिसे हम इनिट से प्रोसेस कह रहे हैं। इनिट प्रोसेस जो है वो इनिशियलाइज प्रोसेस के लिए यूज होता है।
तो पहले यूज होता था सिस्टम के अंदर सिस्टम वी के नाम से, और ये इनिशियलाइजेशन के लिए ही यूज होता था, जो कि रिप्लेस कर दिया गया। और मोस्टली अब जितनी भी लेटेस्ट यूनिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन आ रही हैं उनके अंदर सिस्टम डी से यूज आ रहा है। एक ये वाला भी यूज होता है अपस्टार्ट, ये इवेंट बेस्ड है सिस्टम जो कि पहले यूज होते थे, बट नाउ द सिस्टम डी जो है वो आपकी यूज होती है। सिस्टम डी इज ए इनिएट प्रोसेस है ये सिस्टम डी, और इनिट प्रोसेस इज ए फर्स्ट प्रोसेस विच व्हेन लिनक्स सिस्टम जब बूट होता है और स्टार्ट होता है तो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो इनिट प्रोसेस होता है जी। ये कुछ हमारे पास मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन सिस्टम की लिखी हुई है। सिस्टम वी क्या है, सिस्टम अप क्या है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, और सिस्टम डी जो है वो किस लिए यूज होता है। तो न्यू सिस्टम इनिट एंड सिस्टम मैनेजर विच बिकम वेरी पॉपुलर और वाइडली अडॉप्टेड न्यू स्टैंडर्ड इनिट सिस्टम बाय मोस्ट ऑफ द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे मैंने अभी बताया कि ये ज्यादातर यूज हो रहा है नई डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी आ रही हैं, और इसकी एक कमांड है सिस्टम डी की, सिस्टम कंट्रोल या सिस्टम सीटीएल पढ़ लें आप बेशक। ये एक यूटिलिटी है जो कि आपको प्रोवाइड की गई है जिसके जरिए आप मैनेज कर सकते हैं सिस्टम को। अभी जो प्रीवियस हमने पढ़ी थी वो ग्राफिकल थी, दैट इज वन ऑफ देम, ये एक और उसके अंदर यूटिलिटी है। तो ये हमारे पास आगे हम कॉन्फ़िगर कमांड है, इनको हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा बुक का भी देख लें साथ। जी, हमने लास्ट टाइम जो है वो हार्ड स्वैपिंग को स्टार्ट किया था। हार्ड स्वैपिंग क्या होती है उसको देखते हैं, हार्ड स्वैपिंग को। और हार्ड स्वैपिंग को थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया था। बेसिकली अगर आप नॉर्मल जो कंप्यूटर्स है उनमें से अगर कंपोनेंट्स कोई जो है उसका पार्ट चेंज करना हो तो उसको शट डाउन करना पड़ता है। तो हम सर्वर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हार्ड स्वैपिंग जो बेसिकली सिस्टम चल रहा होता है, यानी कि सर्वर चल रहा हो और उसमें से आप उसके पार्ट को रिप्लेस कर दें या चेंज करें फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए, ताकि आपका वो टाइम जो है वो निकल जाए लेकिन सिस्टम शट डाउन ना हो, तो वो आप हॉट स्वैपिंग कहलाती है। और हॉट स्वैपिंग जो है वो ऐसे ही एग्जांपल है जैसे कि आप हाईवे पे कोई गाड़ी चला रहे हैं और आपकी कार जो है वो उसका टायर ब्रस्ट हो गया या पंचर हो गया और आप उसको चलती हुई गाड़ी में से टायर चेंज कर रहे हैं, तो सेम हॉट स्वैपिंग का भी यही कॉन्सेप्ट है। इसको मजीद हम देखते हैं। द बेनिफिट ऑफ हॉट स्वैपिंग जो है वो बेसिकली सिस्टम जो है वो रन कर रहा है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। You do not have scheduled the downtime to install the part। आपके पास टाइम नहीं है कि आप सिस्टम को डाउन करें और पार्ट को जो है सिस्टम को उसके कंपोनेंट को चेंज करें। लिहाजा आप जो है सिस्टम चलते हुए सिस्टम में से नया पार्ट जो है उसको चेंज कर देते हैं, और फिर आप नेक्स्ट टाइम जो आपका मेंटेनेंस होगा पीरियड आएगा और आप सिस्टम को शट डाउन करेंगे तो फिर वो हार्ड स्वैप किए हुए पार्ट को जो है आप उसको फेलियर पार्ट्स को रिप्लेस करके और उसको जो है उसको यूज कर सकते हैं। फेलियर पार्ट जो है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो कहते हैं इन n+1 रिडंडेंसी सिस्टम कैन टॉलरेट सिंगल कंपोनेंट फेलियर एट विच it become critical to replace the part as soon as possible or risk double component failure। redundancy हम पढ़ चुके हैं पीछे कि अगर n+1 ऐसा कंपोनेंट जो कि फेल हो रहा है आपका, यानी कि उसकी जो है कोई डैमेज हो गया है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, सिस्टम कैन टॉलरेट सिंगल कंपोनेंट एट विच बिकम क्रिटिकल टू रिप्लेस एज सुन एज पॉसिबल और डिस द डबल कंपोनेंट फेलियर। तो आपकी कोशिश होती है कि उस क्रिटिकल कंपोनेंट को जल्दी से जल्दी रिप्लेस किया जाए जितनी जल्दी हो सके, और उसको जो है उसकी जगह नया कंपोनेंट्स लगाना चाहिए। इन केस रिडंडेंसी भी अगर आपके पास अवेलेबल है, जैसे रेड डिस्क अवेलेबल है या दो जो है पावर सप्लाईज अवेलेबल है, अगर एक काम करना छोड़ भी दिया है तो दूसरा वर्क कर रहा है, बट कोशिश आप लोगों की ये होनी चाहिए कि बजाय इसके कि वो दोनों किधर एट अ टाइम जो है वो डैमेज या खराब ना हो जाए, आप उसको उस कंपोनेंट्स को जो है एज सुन एज जितनी जल्दी हो सके वो फॉल्टी कंपोनेंट्स की जगह दूसरा कंपोनेंट जो है उसको रिप्लेस कर दें। कहता विद हार्ड स्वैप पार्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन रिप्लेस द पार्ट विदाउट स्केड्यूलिंग अ डाउन टाइम। तो हार्ड स्वैपिंग में बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है कि सिस्टम को शट डाउन नहीं होने दे रहा और आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल रेड रेज के अंदर जो आपके पास हार्ड डिस्क अवेलेबल है
उनमें स्पेयर डिस्क जो है वो होती हैं आपके पास और अनयूज होती हैं और रेडी होती हैं। जब भी कोई सिस्टम अगर वो हार्ड डिस्क का कोई हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो उसकी जगह जो है एडल बैठी हुई या फारिग जो हार्ड डिस्क होती है, अनयूज डिस्क जो होती है वो जो है एक्टिवेट हो जाती है। अज्यूमिंग दैट system can isolate the failed disk so does not prevent the entire system for a working. The system can automatically activate the hard disk and making the part of RAID set need it. This make system n+2. अब वो कह रहा है जी कि अगर आपकी हार्ड डिस्क जो फेल हुई थी उसको सिस्टम जो है रैड एप्लीकेशन के अंदर, अगर रैड में हार्ड डिस्क है तो वो उस सिस्टम को, उस फेलियर हार्ड डिस्क को बाकी सिस्टम से अलग कर देती है, आइसोलेट कर देती है और सिस्टम ऑटोमेटिकली जो स्पेयर डिस्क पड़ी होती है उसको वर्किंग में ले आती है। इस तरह ये आपकी n+2 की जो है ना क्या कहते हैं रिडंडेंसी, वो जो है वर्किंग में आ जाती है। रिडंडेंसी मीन, अच्छा जी, रैड सिस्टम ऑफन जो है वो स्लो होता है, स्लोअर होता है। अगर एक फेल्ड कंपोनेंट जो है आपका लगा हुआ है और आप सिस्टम चला रहे हैं लेकिन आपकी वर्किंग तो हो रही है बट वो स्लो हो जाएगी। लिहाजा इंपॉर्टेंट ये है कि सिस्टम इज नॉट फुली रिडंडेंट, यू आर नॉट एट द रिस्क ऑफ सेकंड फीलिंग एट द पॉइंट। जितनी जल्दी हो सके आप कोशिश करें, आपका सिस्टम तो चल रहा है लेकिन आपने आपका प्रॉब्लम आने की वजह से, हार्ड स्वैपिंग की वजह से एक डिस्क जो फेलियर थी वो तो रिप्लेस हो गई दूसरी के साथ, दूसरी हार्ड डिस्क के साथ, बट आपका रिस्क जो है वो इंक्रीज हो गया। मे बी हो सकता है कि नेक्स्ट हार्ड डिस्क जो है वो हार्ड ड्राइव भी जो है वो डैमेज हो जाए। लिहाजा कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उस हार्ड डिस्क को जो है वो आप रिमूव कर लें, तो उसको जो है चेंज कर लें ताकि रिस्क के चांसेस जो है वो कम हो जाए। रिडंडेंसी का जो एडवांटेज है रिडंडेंट का, वो आपको दोबारा गेन हो और आप जो है नॉन रिडंडेंट मोड के अंदर ना चलें। यानी कि एक सर्टेन टाइम है ना, एक दिन 2 दिन आप गुजार रहे हैं लेकिन वीक हो सकता है, बट ये नहीं कि पूरा थ्रू आउट आप जो है आपकी एक हार्ड डिस्क फेलियर हो गई है और उसकी जगह जो है वो उसके बैकअप ने या रिडंडेंट डिस्क ने ले लिया और आप उसी के ऊपर चल रहे हैं। इन केस ऑफ अगर इमरजेंसी दोबारा क्रिएट हो जाती, कोई दूसरी डिस्क फेल हो जाती है तो फिर उसके पास ऑप्शन नहीं है, रिडंडेंसी वाली ऑप्शन जो है वो खत्म हो गई है। हार्ड स्वैपेबल कंपोनेंट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सिस्टम और व्हेन इज दिस एडिशनल कॉस्ट जस्टिफाइड। आपका जो हॉट स्वैपिंग कंपोनेंट सिस्टम अगर प्रोवाइड करता है तो जाहिर है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी और ये जस्टिफाइबल है। और कब जस्टिफाइबल है? व्हेन एलिमिनेट द डाउन टाइम्स आर वर्थ एक्स्ट्रा एक्सपेंस। जब आप चाहते हैं कि आपका डाउन टाइम जो है वो एक्सपेंसिव है और आप उसको एलिमिनेट खत्म करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो सर्वर जो है वो डाउन ना हो, लिहाजा आप ये हॉट स्वैपिंग जो है वो जस्टिफाइबल है। इस सिस्टम हैज schedule a downtime once a week and letting the system run at the risk of double failure is acceptable for a big hot swapping component may not be worth to the extra expense। अगर तो आपका सिस्टम आपने स्केड्यूल किया हुआ है हफ्ता, वीक के अंदर आप उसको जो है डाउन करेंगे और उसकी जगह जो है डबल फेलियर जो सिस्टम है उसको लगा लेंगे तो फिर तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपका सिस्टम जो है आपने मेंटेनेंस किया हुआ है, 1 साल के बाद आपने उस सिस्टम को डाउन करना है और उसकी मेंटेनेंस करनी है, तो फिर ये फेलियर जो है जस्टिफाइडेबल नहीं है। अगर कोई डिस्क फेलियर हो जाता है या कोई कंपोनेंट फेलियर हो जाता है तो फिर तो आप रिस्क पे हैं और आप इमीडिएटली उसको चेंज करें ताकि आपकी रिडंडेंसी जो है वो अचीव हो जाए और सिस्टम जो है उसका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए। दैट्स वाई हॉट स्वैपिंग कंपोनेंट जो है वो जस्टिफाइबल है व्हेन डाउन टाइम जो है वो आप एलिमिनेट करना चाहते हैं विच इज कॉस्टली फॉर यूर ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन वेंडर मेक अ क्लेम ऑफ हार्ड स्वैपेबल, जब भी कोई वेंडर जिससे आप परचेज करते हैं हार्डवेयर, अगर वो क्लेम करता है हार्ड स्वैपेबिलिटी का तो 2 सवाल उससे पूछने चाहिए। एक तो ये पूछना चाहिए कि विच पार्ट आर नॉट स्वैपेबल, कौन से कंपोनेंट आपके हॉट स्वैपेबल नहीं है, और दूसरा हाउ एंड फॉर लॉन्ग सर्विसेज इंटरप्टेड व्हेन द पार्ट्स आर बीइंग ए हॉट स्वैप। कौन सी सर्विसेज जो है वो मुतासिर होंगी जब आप हार्ड स्वैपिंग कर रहे होंगे, यानी कि एक कंपोनेंट को आपने चलते हुए सिस्टम के साथ रिप्लेस किया है तो वो जो सर्विसेज दे रहा था वो कितनी देर के लिए इंटरप्ट होंगी, ये भी आपने क्वेश्चन करना है जब भी किसी वेंडर से कोई चीज आपने हार्डवेयर
जो है हार्ड स्वैपेबिलिटी के ऊपर परचेज करनी है। सम नेटवर्क डिवाइसेस हैव हार्ड स्वैपेबल इंटरफेस कार्ड एंड सीपीयू इज नॉट हार्ड स्वैपेबल। नेटवर्क डिवाइसेस हैं, सीपीयू नहीं है। सम नेटवर्क डिवाइसेस क्लेम हार्ड स्वैप कैपेबिलिटी बट डू फुल सिस्टम रीसेट आफ्टर एनी डिवाइसेस एडेड। कुछ आपको नेटवर्क डिवाइसेस ऐसी हैं जो क्लेम करते हैं कि जी हम हार्ड स्वैप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब आप उनको उनके अंदर कोई चेंज या कोई चीज ऐड करते हैं उन नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर, तो वो कहता है जी कि सिस्टम को रीस्टार्ट करें। तो इट डजंट मीन कि ये हार्ड स्वैपिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हार्ड स्वैपिंग तो मीन के रनिंग सिस्टम के ऊपर आप चेंज करें। दिस कैन रीसेट टेक फ्यू सेकंड और टेक अ सेकंड और मिनट्स, और जो आपने रीसेट किया है वो चंद सेकंड का भी हो सकता है और मिनट्स का भी हो सकता है। इसी तरह कुछ हार्ड डिस्क के सब सिस्टम जब आप परचेज करते हैं वो भी आपके 20 सेकंड ले सकते हैं बेसिकली उसको रिप्लेस करने से ड्राइव को। तो बेसिकली परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो सकती है अगर आप कई घंटों तक जो है आप डाटा जो है वो डिस्क के ऊपर रिप्लेस किए और उसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। तो दैट्स वाई वो कहता है जी कि हार्ड स्वैपिंग जो है वो आपका एक एडवांटेज एज है। अगर आप सर्वर के लिए हार्ड स्वैपिंग कंपोनेंट परचेज करते हैं तो आप सिस्टम को जो है रनिंग और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम रनिंग में जो है उसके कुछ कंपोनेंट्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको रिडंडेंसी या रिडंडेंट सूरत में अवेलेबल हैं, और आप उसको चेंज कर सकते हैं, या रिडंडेंट सिस्टम जो है वो उनकी जगह ले लेते हैं खराब कंपोनेंट्स के अंदर। सो दैट इज द वन फीचर जो कि रिडंडेंसी के अंदर यूज होती है। उसके बाद उसके अंदर हार्ड स्वैपिंग के अंदर यूज होती है। तो सेपरेट नेटवर्क फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ये बेसिकली क्या है कि नॉर्मली आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होगा, और वो इंटरनेट कनेक्शन मोस्टली तमाम के तमाम जो हैं यूजर्स यूज कर रहे होंगे। तो मे बी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेट यूज हो रहा है, तो वो इंटरनेट जो है वो बेसिकली उसका बैंडविड्थ या उसकी स्पीड जो है वो इफेक्ट कर सकती है। मे बी वो स्पीड तमाम यूजर्स को मिले ना जो तमाम यूजर उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपने टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए जो है एक सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो हैं वो बेसिकली डिस्टर्ब ना हो या वो अफेक्ट ना करें अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो। तो बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करता है वो मॉनिटरिंग कर रहा होता है मुख्तलिफ, या बैकअप लेना होता है सिस्टम्स का, या रीस्टोर करना है अगर इन केस ऑफ जो है सिस्टम करप्ट हो जाता है तो बैकअप जो लिया उससे रीस्टोर करना होता है। ये कुछ ऐसे हैवी टास्क हैं जिनके लिए इंटरनेट की स्पीड जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास वो कहता है उसके जो टास्क हैं उसके जो फंक्शन है उनके लिए जो है सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बैंडविड्थ उसका काफी होना चाहिए ताकि सिस्टम जो है वो प्रॉपरली सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको यूज कर सके। तो लेट्स सी कि वो क्या कह रहा है, एडिशनल नेटवर्क इंटरफेस इन सर्वर परमिट यू टू बिल्ड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क। एडिशनल नेटवर्क इंटरफेसेस सर्वर के ऊपर जाहिर है मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, एडिशनल इंटरफेसेस उसके पास होती हैं, वो बड़ी चीजें देख रहा होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर के ऊपर। तो उसके लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क होना चाहिए, अलग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इट इज अ कॉमन टू हैव अ सेपरेट नेटवर्क टू फॉर अ बैकअप एंड मॉनिटरिंग। एक अलग नेटवर्क होना चाहिए जो कि बैकअप और मॉनिटर के पर्पज के लिए यूज हो, क्योंकि बैकअप जो है बैकअप यूज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ when they run, and separating that traffic from the main network mean बैकअप वॉर एडवर्सली इफेक्ट द कस्टमर यूज ऑफ नेटवर्क। तो इसका मतलब है कि बैकअप जो है वो काफी हैवी होता है और जब वो रन होता है तो कंज्यूम कर रहा होता है बैंडविड्थ, तो उसको सेपरेट होना चाहिए। जो मेन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है जहां पे बाकी यूजर बैठे हुए हैं उनसे अलहदा होना चाहिए, क्योंकि बैकअप लेते हुए वो हो सकता है बाकी कस्टमर उस नेटवर्क से अफेक्ट हो जाएं। दैट्स वाई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का नेटवर्क जो है वो अलहदा होना चाहिए। This separate network can be engineering using a simpler equipment and thus more reliable or more important be unaffected by outage in the main network। ये जो separate network जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जिसको डेवलप किया जाएगा
वो सिंपल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सिंपल इक्विपमेंट, नेटवर्क इक्विपमेंट, स्विचेस, हब, राउटर जो भी यूज कर रहा है, जो कि रिलायबल होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और ये इनकी आउटेज जो है, अगर मेन नेटवर्क जो है आपका, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन नेटवर्क है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो, तो उससे ये वाला नेटवर्क जो है, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज कर रहा है, वो इफेक्ट ना हो। तो इट इज आल्सो प्रोवाइड अ वे फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू गेट द मशीन ड्यूरिंग अ सच आउटेज। तो बाकी नेटवर्क अगर डिस्टर्ब है, सारे यूजर फारिग बैठे हुए हैं, लेकिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो उस आउटेज के अंदर भी मशीन जो है वो अवेलेबल है, वो सर्वर अवेलेबल है, वो सर्वर यूज कर सकता है, क्योंकि बाकी सर्वर जो है उनसे ये जो है इसका कनेक्शन ही नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, लिहाजा सर्वर चल रहा है और बाकी नेटवर्क डिस्टर्ब है। दिस फॉर्म ऑफ रिडंडेंसी सॉल्व वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से रेलिवेंट है, और इसलिए इसको भी जो है फोकस करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैनी इन एक्सपेंसिव सर्वर। वैसे सर्वर जो है वो कॉस्टली होता है, हमने अभी देखा पढ़ा भी। तो इस चैप्टर में वो रेकमेंड भी ये करता है कि जब भी आप सर्वर परचेज करें तो सर्वर ग्रेड के कंपोनेंट्स, यानी कि हाईली रिलायबल और एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस हो जिनकी, उनको लेना चाहिए, जो कि इस बुक में हमने अभी तक स्टडी किया। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि ये आर्गुमेंट देते हैं कि हम रेप्लिकेट और चीप सर्वर परचेज कर लें, दे विल फेल मोर ऑफनली। यानी कि उसकी रीजन वो आगे बताते हैं कि आपने इस चैप्टर में पेइंग फॉर मोर फॉर सेल ग्रेड हार्डवेयर, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी आर वर्थ अ ग्रोइंग काउंटर आर्गुमेंट से इट इज बेटर टू यूज मैनी रेप्लिकेटेड चीप सर्वर दैट विल फेल मोर ऑफन। यानी कि वो कहता है जी कि बजाय इसके कि आप एक कॉस्टली महंगा सर्वर परचेज करें, तो आप चीपर परचेज करें। उसकी वजह क्या भी वो हम देखते हैं। इफ यू आर डूइंग अ गुड जॉब ऑफ मैनेजिंग अ फेलियर्स एंड दिस स्ट्रेटेजी इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव। आप उनकी फेलियर को मैनेज कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जाहिर है चीपर लिया है तो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी, बट यू हैव एबिलिटी टू जो है उसको मैनेज कर सकें उसके फेलियर को, तो फिर आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, तो आप बेसिक पर परचेज कर सकें। अगर आपने एक रनिंग लार्ज वेब फॉर्म विल इंटेल मैनी रिडंडेंट सर्वर, एक बहुत बड़ा वेब जो है आपने ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेब के ऊपर डेवलप की गई है और बहुत सारे सर्वर चल रहे हैं, जस्ट लाइक आप गूगल की एग्जांपल ले लें, तो उनके अंदर आप कह सकते हैं कि ऑल बिल्ड टू एग्जैक्टली द सेम एंड ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन। तमाम सर्वर सेम है और उनकी इंस्टॉलेशन ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन क्या होती है ये हम देख चुके हैं। तो वो कहता है कि अगर ईच वेब सर्वर कैन हैंडल 500 क्यूरी पर सेकंड, यू माइट नीड 10 सर्वर टू हैंडल द 5000 क्यूरी पर सेकंड यू एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट। अगर एक सर्वर जो है 500 क्यूरी पर सेकंड जो है उसको हैंडल कर रहा है, इसका मतलब है 10 सर्वर बड़े हैं आपके जो कि 5000 क्यूरी पर सेकंड अगर आपको इंटरनेट से तमाम यूजर से क्यूरी मिल रही है, तो 10 सर्वर जो है वो अनफ। उसके बाद जो है वो आगे क्या है